हिडन एजुकेयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस एग्जैक्टली होते क्या है। तो उसका डेफिनेशन देखना है हमें। डायमेंशंस ये जो होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। So, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a given physical quantity. तो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज ये सब पढ़ा था। तो डायमेंशंस लिखना इसका मतलब क्या करना है, जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसके फंडामेंटल यूनिट्स में पावर को चढ़ाना है। मतलब एक मास होगा तो m1 लिखेंगे, दो मासेस होंगे, प्रोडक्ट होगा दो मासेस का, तो m के पावर में 2 लिखेंगे। एक टाइम है तो t1 लिखेंगे। टाइम इंटू टाइम या सेकंड इंटू सेकंड हो रहा है, यानी टी स्क्वायर या एस स्क्वायर हो रहा है, तो t के पावर में 2 लिखेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है इसे कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। के बाद नंबर लगता है डायमेंशनल फॉर्मूला का। व्हेन एनी डिराइव्ड क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद appropriate powers of symbols of the fundamental quantities, such an expression is called dimensional formula. तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इनके लिए रूल्स है। एग्जांपल्स देखने से पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल्स ये है कि जिस किसी का भी डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं ना, वो होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे हमने कन्वेंशंस देखे थे वैसे ही। जैसे कि मेरे पास लेट अस कंसीडर वेलोसिटी ये क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिखने वाला हूँ, और जो भी इसका डायमेंशन होगा वो आगे लिखेंगे, और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आने वाला। अगर तुम्हें फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फोर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, के आगे का जो भी आंसर आएगा वो। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर मतलब डायमेंशन हो गया लेंथ, और अपॉन में टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी। इसे ही हमने ऐसे लिख दिया। L1 अपॉन T1। एक एक बार यूज हो रहा है तो 1 लिखते हो तो भी चलेगा, या सिर्फ L अपॉन टी लिखते हो तो भी चलेगा। ये जब ऊपर जाने वाला है सीक्वेंस होता है लेंथ मास टाइम, लेकिन इसके पास तो मास है ही नहीं, तो m के पावर में लिखेंगे 0। और T1 ऊपर जाने के बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाते हैं, फिर उस तो T-1, इसलिए इसका आंसर हो गया L1 M0 T-1। और यहाँ पे ना डायमेंशंस लिखते समय हर बार रेस टू बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जनरली एक्स स्क्वायर होगा, हम लोग क्या कहते हैं, x⁻²। यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है, L⁻1 M⁻0, ऐसे हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है रेस। जब मैं L1 बोलता हूँ तो उसका मतलब L के पावर में ही 1 है। जब M0 बोलने वाला हो तो M के पावर में 0 है। और T-1 मतलब T-1 ऐसे नहीं समझना, मैं समझना है T के पावर में माइनस। तो डायमेंशंस लिखते समय सिंबल्स के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो उनके पावर्स होते हैं। तो इसे सिंपली कहेंगे L1 M0 T-1। ये था स्पीड का डायमेंशन। अब ऐसे ही और कुछ हमें डायमेंशन फाइंड करना है। देखो
तो इसका एक लिस्ट ही या काइंड ऑफ टेबल ही बना के दे दिया है। स्पीड तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर करते हैं ना, तो v का डायमेंशन बन जाएगा ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब L1, मास तो है ही नहीं m0, और t माइनस, क्योंकि t नीचे है, वो ऊपर जाने के बाद बनने वाला है नेगेटिव, t-1 तो वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों के डायमेंशन है, जिनके यूनिट सेव होते हैं ना, खुद के डायमेंशन भी सेव हो जाते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के यूनिट सेम है मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम ही हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी दिया नहीं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, इसके साथ याद कर सकते हो कि वेलोसिटी के भी डायमेंशंस होंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम यूनिट्स, सेम डायमेंशंस। तो ट्रिक ये है, जिनके यूनिट सेम उनके डायमेंशन सेम होते हैं, ऐसे हमें याद रखना है। तो इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन तो पता है हमें, मीटर पर सेकंड यूनिट, और अपॉन में टाइम मतलब और एक सेकंड। और डायमेंशन क्या था, यू रिमेम्बर, ये अभी हमने डिस्कस किया। वेलोसिटी का डायमेंशन था ऐसे, पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा वेलोसिटी, अपॉन में होगा टाइम। वेलोसिटी L1 m0 t-1 था, अपॉन में t1, तो t1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, L1 0 t-, t-2 होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक -1 है, तो ये 1 भी ऊपर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, -1 बिकम्स, तो हमें मिल गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से बनता है फोर्स, F इज इक्वल टू m है, और यहाँ पे m स्टैंड्स फॉर मास, मास मतलब m1 आने वाला है। और एक्सीलरेशन का अभी अभी डायमेंशन फाइंड किया था हमने, L1 m0 t-2, फाइनल आंसर बनेगा L1 m1 t-2, ये बन गया फोर्स। के बाद फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो प्रेशर, और एरिया मतलब अपॉन में L2 होता है, तो ऊपर जाने के बाद वो -1 हो जाए, -2 हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक L1 प्रेजेंट है, तो 1 - 2 बिकम्स -1, हमें ये सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और उसके डायमेंशंस L3, तो L3 ऊपर भेजेंगे तो L-3 बन जाएगा, और मास है मतलब m1, इसके पास टाइम है ही नहीं। वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिलेटेड क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जिसका यूनिट सेम होता है का डायमेंशन सेम होता है। ये देखो, तो हमने रूल डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के एग्जांपल से बताया था ना मैंने, जिनका यूनिट सेम उनका डायमेंशन सेम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों का डायमेंशन सेम। सिमिलरली वर्क और जो एनर्जी है, इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, जूल जूल, तो दोनों के डायमेंशन भी सेम आने चाहिए, L2 m1 t-2, L2 m1 t-। अब वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम करते हैं ना, तो इनसे बनती है पावर। वर्क अपॉन टाइम से हमें क्या मिलने वाला है, पावर। और पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, इसे वैट नहीं कहना, बहुत लोग इसे वैट कहते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वॉट है, WATT। तो L2 m1 t-2, ये कहाँ से आया होगा, वर्क के डायमेंशन से अपने पास, ये वाले। एनर्जी और वर्क तो सेम ही होता है, तो कोई भी यूज कर लो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। और अपॉन में एक टाइम है,
तो अपॉन वाला जो टाइम है वो ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। ऑलरेडी -2 प्रेजेंट है और एक -1 है, तो बन जाएगा L2m1t-। मोमेंटम जो होता है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब m1 और वेलोसिटी मतलब L1t-1। तो जनरली हम लोग LMT ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। L1 हो जाएगा, m1 हो जाएगा, t-। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम पता होना चाहिए और उसका ना बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो उसका यूज करके किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ क्वांटिटीज ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है जिनके पास यूनिट्स होते हैं, और जिनके पास यूनिट्स होते हैं उनके पास डायमेंशंस भी होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुना होगा, 10 का फर्स्ट चैप्टर था ना ग्रेविटेशन, कैपिटल जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसमें न्यूटन जो है ना का मतलब है फोर्स, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया है ये काइंड ऑफ, और यू कैन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर आने वाला। काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं। एन के डायरेक्ट डायमेंशन देते हैं। एल एन मतलब फोर्स, फोर्स के डायमेंशन है अपने पास L1 1 t-2 के बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब L2 और अपॉन में केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर मतलब, इन सबको एक साथ इकट्ठा लिखेंगे तो ये m2 ऊपर जाने के बाद -m2 होने वाला। 1 -2 का आंसर आता है -2 + 1, L के पावर देखो 2 + 1 तो L3 बन जाएगा। m के पावर देखेंगे, m2 ऊपर चला गया तो -2, 1 -2 का आंसर आता है माइनस या m, और बचा t-2। ये हो गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी के डायमेंशन। तो अगर हमें किसी का भी यूनिट पता है ना तो उससे हम लोग डायमेंशन इजीली डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं आगे और कितने डायमेंशंस, और ना ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस की हमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो CET हो, JEE हो या नीट हो, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है टॉपिक। अब आगे और कुछ क्वांटिटीज है। इम्पल्स, इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स के डायमेंशन पता है और टाइम तो T1 ही हो जाता है। तो L1m1t-2 ये थे फोर्स के डायमेंशन, से मल्टीप्लाई करना है टाइम से, टाइम है T1। तो -2 + 1 का आंसर -1, आंसर क्या मिल जाएगा L1 नेक्स्ट क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बहुत फंडामेंटल है, बेसिक क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट केल्विन था। एल नहीं है, एम नहीं है, टी नहीं है, इसलिए इनके पावर में 0 0 0 डाल दिया, और के मतलब केल्विन है तो के पावर में 1 लिख देंगे। चार्ज, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। अब ये कैसे है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो Q के लिए अगर लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोलना है बोल सकते हो, Q = बन जाता है IT। अब डायमेंशन निकालना है Q, तो ऐसे लिख देंगे, जो भी अपने रूल्स है वो फॉलो करेंगे। और I ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और I और A दोनों यूज कर सकते, तो यहाँ पे एम्पियर, A फॉर एम्पियर यूज करेंगे। तो ये A1 I का डायमेंशन, और T का डायमेंशन आ गया T1। लेकिन इसके पास लेंथ नहीं, मास नहीं, तो L0 m0, T एक है तो T1, और करंट, करंट यानी एम्पियर, चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया
L0 M0 T1 A1। अब एक्चुअल में ना थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। पहले चार्ज के बाद ना मैं तुम्हें बताता हूँ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, करेंगे उसके भी डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन पहले हमें वोल्टेज देखना होगा। करंट और वोल्टेज का यूज करके मैं रेजिस्टेंस, तो एक सीक्वेंस बनने वाला है, वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है? मैं पहले यहाँ पे डायमेंशंस डिराइव करने जा रहा हूँ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका सिंबल होता है V, और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपली W अपॉन Q। तो वर्क मतलब एनर्जी, इसके डायमेंशंस थे L2 M1 E माइनस, और चार्ज अभी अभी हमने डिराइव किया था, वो बाकी जीरो पावर वाले नहीं लिखेंगे, ये था A1 और T। तो इन दोनों को ऊपर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा L2 M1, वन ऊपर जाने के बाद -1 E-3, और ए ऊपर जाने के बाद ए माइनस। ये आ गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस। अब रेजिस्टेंस मतलब E अपॉन आई होता है। तो V भी अभी फाइंड किया हमने, 2 M1 E-3 A माइनस आई, आई मतलब A1 ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। आंसर L2 M1 T-3। ऑलरेडी एक -1 प्रेजेंट है, नीचे से 1 आके -1 माइनस, तो यहाँ पे यही आंसर प्रेजेंट, ये हमने अब डिराइव किया। L2 M1 T-3 A-2। एक्चुअल में सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए, चार्ज का यूज करेंगे, करंट तो फंडामेंटल है ही अपना, तो करंट का यूज करेंगे चार्ज निकालने के लिए। उसके बाद हमने V देखा, V का फॉर्मूला W अपॉन Q है, तो यहाँ से V मिला हमें। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। आई फंडामेंटल क्वांटिटी है, V हमने यहाँ पे डिराइव किया, इसका यूज करने के बाद हमें मिला रेजिस्टेंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो कंडक्टेंस बन जाता है। कंडक्टेंस जो होता है ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन ये सारे डायमेंशन करेंगे ना, तो कंडक्टेंस के डायमेंशन मिल जाते हैं। और 1 अपॉन ये सब करेंगे, ऊपर भेजते समय साइन चेंज करना होता है पावर का, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएंगे, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मेरे पास करंट या फंडामेंटल डायमेंशन है या क्वांटिटी है, कुछ भी बोलो, उससे मैंने चार्ज निकाला, वर्क अपॉन चार्ज करके वोल्टेज निकाला, वोल्टेज अपॉन करंट करके रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें कंडक्टेंस मिलता है। तो इनसे ही एक रिलेटेड क्वांटिटी है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रेजिस्टिविटी, शायद वो आगे आने वाला है, और यहाँ पे नहीं आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर उस चैप्टर में जरूर आएगा। तो इसे कहते हैं रो, ये ग्रीक लेटर है RHO, और इसका फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। तो इनको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं।
क्योंकि रूल किया था जिस किसी का भी डायमेंशन फाइंड करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होना है। अब रेजिस्टेंस का आंसर अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था, L2 M1 T माइनस थ्री A माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एरिया। देखो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला में ए दिख रहा है वो एरिया का है, और डायमेंशंस के अंदर जो तुम्हें ए दिख रहा है A-2 A-1 ये एम्पियर का होता है। तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब L2 अपॉन L मतलब L1, लेंथ है, लेंथ मतलब एक डायमेंशन होता है L1। तो ऊपर L2 और L2 मतलब L4 हो गया, और नीचे का 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3। फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस, L3 M1 T माइनस थ्री A माइनस, और A के लिए कभी कभी आई भी यूज, L3 M1 T माइनस थ्री A माइनस टू। ये डायमेंशंस बन जाते हैं रो। रो यानी रेजिस्टिविटी, इसका ही दूसरा नाम है, दो नाम है इसे, एक है रेजिस्टिविटी और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखो करंट फंडामेंटल था, उसका यूज करके चार्ज निकाला, वर्क अपॉन चार्ज करके वोल्टेज मिला, वोल्टेज अपॉन करंट किया तो रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया तो कंडक्टेंस बना, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल किया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो हमें रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिला। ये मैं कब से कह रहा हूँ कि ये सारे इंटर रिलेटेड है, इन मतलब सीक्वेंस है, इसका एक मिल जाता है ना तो उसकी एक लिंक बन जाती है, और वो लिंक को ठीक से फॉलो करते हो हमें सारे के सारे डायमेंशंस पता चलते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है उनको। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हमने डायमेंशंस निकाले थे ना, से एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है, का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे आता है उसका पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर करो मेरे पास अलग अलग वेव्स है, एनर्जी है या रेडिएशन है, तो इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, से कहते हैं न्यू, एन यू, ये ग्रीक लेटर है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया था, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब एच के लिए अगर रीअरेंज करता है क्या बन जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टी अपॉन म्यू का रेशो। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो पर सेकंड होता है, पर सेकंड मतलब T-1, और एनर्जी के डायमेंशन थे L2 M1 T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी T-1। अब -1 ऊपर जाएगा तो +1, आंसर क्या आने वाला है, L2 M1 T-, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका यूनिट होता है जूल अपॉन 1/सेकंड, तो वो सेकंड ऊपर चला जाएगा और इनटू में चला जाएगा। और जैसे कि आपने पढ़ा था, तो सिंबल्स होते हैं यूनिट्स के, उनके बीच में एक तो स्पेस देना होता है, नहीं तो हाइफन देना चाहिए, इन्होंने हाइफन यूज किया, स्पेस भी दे सकते हो। तो जूल इनटू सेकंड है, पर नहीं बोलना है क्योंकि पर का मतलब अपॉन हो जाता है, ये जूल इनटू सेकंड, और इनटू दिखाना नहीं है, तो मल्टीप्लाई या डॉट से उससे अच्छा एक तो स्पेस यूज करो, नहीं तो जैसे यहाँ पे लिखा है हाइफन करेंगे, हाइफन मतलब छोटा सा डैश होना। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो बताया था ना, दो पोटेंशियल से ही
तो मेरे पास दो पोटेंशियल है, एक है V2 और दूसरा है माइनस V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो जो बनता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, W अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट है वोल्ट और इसके डायमेंशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, इसका ही यूज किया था और रेजिस्टेंस निकाला था V अपॉन I करके। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले उनके। ऐसे बहुत सारे और ऐसे हम लोग बहुत मतलब लंबी लिस्ट हो जाएगी इसकी। तो कुछ डायमेंशंस तुम्हें खुद से भी प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। सबसे पहला यूज अब देखते हैं, हमें एप्लीकेशन करना है डायमेंशन जो हमने पढ़ा है से यूज करना है। अब ये जो प्रॉपर्टीज थे अब तक, ये जो रूल्स पढ़े हमने इन सब का, तो पहला यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। होमोजीनियस, ये ना केमिस्ट्री में सुना होगा तुमने, या सॉल्यूशंस के बारे में सुना होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट अस कॉल इट एज x इज इक्वल टू y प्लस z। तो x के डायमेंशंस, y के डायमेंशंस और z के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब सेम होने चाहिए, तब बोलेंगे गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज होमोजीनियस। और इस प्रॉपर्टी को होमोजेनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनके ना कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। तब यूज ऐसे करना है, डायमेंशंस का डायमेंशन निकालेंगे। देखते हैं इन्होंने एग्जांपल क्या दिया है। गिवन इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये देखना है। तो इसके ना टर्म्स इसके अंदर टोटल चार है, p q a t। लेकिन अगर इक्वेशन के पार्ट्स की बात करेंगे ना तो टोटल तीन ही पार्ट्स है। मतलब एल एच एस का एक पार्ट है p, आर एच एस के दो पार्ट्स है, आर एच एस वन कहेंगे q को, और ये जो बीच में प्लस आया है ना, की वजह से आर एच एस का एक दूसरा हिस्सा बन गया, दूसरा पार्ट बन गया, तो इसे कहेंगे आर एच एस एटी। तो सिंबल्स कितने टोटल, चार। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा, मतलब ऐसे अगर कोई पूछता है कि इक्वेशन के पार्ट्स कितने हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए थ्री। एलएचएस का एक पार्ट और प्लस की वजह से आरएचएस के दो पार्ट्स, यू एंड एटी। तो इन सब के ना डायमेंशंस मेजर किए जाएंगे, डायमेंशंस फाइंड किए जाएंगे। सबसे पहले v का डायमेंशन, v का डायमेंशन क्या होगा, L1 t माइनस वन, की वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी ना, मतलब वापस L1 t माइनस। एटी के डायमेंशन, ए है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है L1 की माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टी, टाइम मतलब T1। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो ठीक से देखोगे ना तो तुम्हें ये ये और ये तीनों सेम ही दिखाई देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन के जो तीन पार्ट्स किए थे हमने, v u एंड एटी, इन सब के डायमेंशंस इक्वल आ गए। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस है मतलब ही डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये हेट्रोजीनियस आता, मतलब
नॉन होमोजीनियस, सेम नहीं, किसी एक का अलग आ गया या हर एक का अलग अलग आ गया। देखो तीनों के तीनों सेम आने चाहिए, यहाँ पे मेजोरिटी वगैरह नहीं, तो बोलोगे 3 में से 2 सेम आना चाहिए, नहीं, तीनों के डायमेंशंस एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी बोल सकते हैं गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। और होमोजीनियस है मतलब ही वो डायमेंशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, और ऐसे में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बताता हूँ और उसके इक्वेशन दे और चेक करेंगे गिवन इक्वेशन है या नहीं। कंसिडर करो मैं एक बॉक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसका मास m था, और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F। मुझे एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि उसके ऊपर का फोर्स जो है वो ma प्लस T/T के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करना है। एक बॉक्स लिया जिसका मास m है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो एक्सीलरेशन बनता है। तो अब हमें चेक करना है कि वेदर गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। अब काम करते हैं, पहले LHS से स्टार्ट करें। LHS से F, और F का डायमेंशन होता है L1 M1 P-2। अब RHS के दो टुकड़े, तो RHS 1 MA, मास है M, मतलब M1, और A फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है L1 P-। अब RHS 2 P/T, V वेलोसिटी, ये होता है L1 T-1/T, अब T1, तो ये T1 ऊपर जाएगा तो -1, ऑलरेडी एक -1 है, ये बन जाएगा L1 T-। तो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये L1 M1 T-2 है, ये भी वो M आगे पीछे सीक्वेंस डज नॉट मैटर, पावर देखो ना, M1 है यहाँ पे भी M1 है, L1 है यहाँ पे भी L1 है, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये जो तीसरा मिल रहा है ना हमें, इसका आंसर देखो L1 T-2, मतलब M1 मिसिंग है, मास है ही नहीं इसके पास। तो पहले तो जो है ना वही सिर्फ मैच हो रहा है, तीसरा इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, और अपना रूल क्या था, तीनों सेम होने चाहिए, तो तीनों सेम नहीं आए, थर्ड अलग आया इनसे, इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। और डायमेंशनली इनकरेक्ट को बोल सकते हो हेटेरोजीनियस, मतलब होमोजीनियस का अपोजिट कर दिया हमने। तो ऐसे कौन से भी गिवन इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिले हुए रिजल्ट्स जो है ना, वो डायमेंशनली सही है या गलत, ये हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो अपने पास डायमेंशन एनालिसिस का नॉलेज है, कंसेप्ट है, का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि गिवन इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, और यू कैन से यूज नंबर 2 टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके लिए ना हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करना, पेंडुलम। आई होप सबको पता होगा कि पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम अगर मुझे बनाना है,
क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग लेनी होगी और उसके साथ एक बॉब, बॉब मतलब स्फीयर, इसे लटकाना होगा। और ऑब्वियसली एक सपोर्ट चाहिए, रिजिड सपोर्ट कहते हैं, और इसे धक्का देंगे तो इसके ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कहते हैं टू एंड फ्रो। तो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें। तो अब इसका जो टाइम पीरियड है ना, उसका मुझे इक्वेशन बनाना है, मतलब टी का फॉर्मूला बनाना है इंशा। तो क्या क्या करना होगा हमें, या कौन से क्वांटिटीज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, लेंथ को कांस्टेंट रख दिया, के साथ साथ लेटस कंसिडर करते हैं लोकेशन भी फिक्स कर दी मैंने, लोकेशन फिक्स मतलब ग्रेविटी फिक्स हो गया, ग्रेविटी कांस्टेंट। लेकिन मास को चेंज किया मैंने, पहले 1 kg ले लिया, उसके बाद 5 kg, उसके बाद 10 kg, ऐसे मासेस लिए। किसके मासेस होंगे ये सब के सब, ये जो यहाँ पे स्फीयर है के मासेस, स्फीयर मतलब बॉब, बीओबी। तो मुझे एक रिलेशन मिलने वाला है मासेस का टाइम पीरियड के साथ। तो ऐसे टेबल बनाएंगे, टाइम पीरियड और यहाँ पे मतलब 1 kg के लिए कितना, 5 kg के लिए कितना, 10 kg के लिए कितना, ऐसे लिस्ट बनाते गए। आई होप एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझ में आए। सिर्फ इतना ही नहीं किया, अब इसके बाद मैंने मास और लोकेशन को कांस्टेंट, लेकिन लेंथ को चेंज किया। मतलब पहले 1 मीटर का पेंडुलम लिया, उसके बाद 2 मीटर का, उसके बाद 3 मीटर का। ये कैसे भी, ये मैं ऐसे रैंडम नंबर से रहा हूँ, जो चाहे वो नंबर ले सकते। तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ, इसे मैंने बदल के देखा। टेबल ऐसे बनेगा, टाइम पीरियड और लेंथ, 1 मीटर के लिए कितना, 2 मीटर के लिए कितना। तो इसके भी कुछ तो नंबर्स आएंगे, राइट। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, सेम पेंडुलम के ऊपर किया। सेम पेंडुलम इन द सेंस, अब मास और लोकेशन, लोकेशन मतलब ग्रेविटी, लोकेशन से ना हमें ग्रेविटी मिलती, लोकेशन चेंज करते हो तो ग्रेविटी चेंज हो सकती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये था, मैंने लेंथ और मास को कांस्टेंट, लेंथ और मास को कांस्टेंट रखा और लोकेशन चेंज किया। जस्ट इमेजिन करो, मैंने पहले ये पूरा सिस्टम है ना, पेंडुलम, बॉब, लेंथ या स्ट्रिंग सब, ये पहले मैंने इंडिया में एक्सपेरिमेंट के बाद में चला गया रशिया, के बाद में चला गया नॉर्थ पोल के ऊपर, बाद में रिटर्न आ गए अलग अलग देशों में, मतलब और थोड़ा नीचे थे श्रीलंका, के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका। तो ये अलग अलग देशों में जैसे ही मैं सिस्टम लेके जाने वाला हूँ, ग्रेविटी चेंज होने, लोकेशन चेंज हुआ, मतलब क्या चेंज हुआ, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, स्मॉल जी, ये बदल गया। तो अब टेबल कैसे बनेगा इसका, टाइम पीरियड और ग्रेविटी, ग्रेविटी के कुछ तो नंबर्स आएंगे, G1, G2, G3, और उसके लिए टाइम पीरियड अलग अलग, ये ऑब्जर्वेशन करनी। अब मुझे इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है वो बनाना है, क्या बताना है।
इसलिए अब शुरू करते हैं फॉर्मूला बनाने का काम। एक्चुअल में हमें फॉर्मूला ही बनाना है। इसके बीच में टाइम पीरियड वर्सेस, इन्होंने मास लिया नहीं है, इसका रीज़न मास के पावर में ना कुछ नहीं आता फाइनल आंसर में, लेकिन मैं वो मास लेके दिखाने वाला हूँ तुम्हें। तो एक कांस्टेंट आना चाहिए क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी से इक्वेशन में जा रहा है। मैं ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इनका ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। एम को लास्ट में, एल रेस टू ए, जी रेस टू बी, एम रेस टू सी। ये क्या है? ये ना अननोन पावर से, अननोन क्यों? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, मतलब ए कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पता नहीं है फिलहाल, हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसलिए ए बी सी ये अननोन पावर से, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, एल जी और एम के रेस्पेक्ट, एम के पावर में नंबर से। तो टाइम पीरियड जो है ना, इसका डायमेंशन खुद का क्या होता है, इसके पास लेंथ नहीं है, मास नहीं है, एक ही टाइम है, मतलब t1। अब ना इस के का वैसे काम नहीं है, इसे गायब कर दो। वैसे भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेंथ, लेंथ के, लेंथ मतलब सिर्फ L1 होता है, और पावर में ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के डायमेंशंस थे L1 की माइनस, और में लिखेंगे, और मास, मास मतलब M1 के पावर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू ए बन जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू बी, -2 मल्टीप्लाई बाई बी, -2, m मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे L0 0, एल के पावर में ए भी है और बी भी है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे, एल प्लस एम रेस टू सी, बाद में लिखेंगे एल एच, इसमें सीक्वेंस वैसा। अब देखो एल एच एस में एल है, आर एच एस में भी एल है, मतलब बेस सेम हो गया, और बीच में इज इक्वल टू है। ये तभी पॉसिबल होगा जब जीरो की वैल्यू इक्वेट करेंगे ए प्लस बी के, तब जीरो मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस। सेम लॉजिक एम के लिए लगाएंगे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट इक्वल। इसे उन्होंने मास लिया ही नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी में, लेंथ और ग्रेविटी लिया है, लेकिन ये पहले से कैसे पता चलेगा ना, बाद में पता चले। मैंने एम को भी इंट्रोड्यूस किया था, एम रेस टू सी लिया। तीसरा क्या बनेगा, 1 इक्वल टू -2, यहाँ से पहले हमें मिलेगा बी, बी इज इक्वल टू -1/2, और b इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे पुट करते हो तो 0 इज इक्वल टू a, प्लस माइनस माइनस होता है -1/2, a की वैल्यू बन जाती है +1, और ए बी सी तो यहाँ से आए थे, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो वापस उनको वहीं पे डाला जाएगा। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, e इज इक्वल टू के एल रेस टू ए की वैल्यू है ये हाफ, e रेस टू बी की वैल्यू है ये -हाफ, m रेस टू सी की वैल्यू है 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। तो k ऐसे लिखा जाएगा, L अपॉन जी, दोनों के पावर में हम, ये जी रेस टू -1/2 है ना, तो मैंने नीचे भेज दिया तो +1/2 हो गया। एल और जी दोनों का पावर मैंने सेम कर दिया, जी को नीचे भेजकर, तो एल बाई जी रेस टू 1/2, और इसी को ऐसे लिखा जाता है 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट पर एल। और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें पता चलता है ये जो के है ना, के ये 2 पाई के बराबर इसका नंबर आता है, 6.28 के आसपास नंबर।
6.28 मीन्स 3.14 का डबल। 3.14 कौन होता है? पाई। तो इसका वैल्यू ना हमेशा 2 पाई के आसपास आता है। इससे फाइनल फॉर्मूला बन जाता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन, से कहते हैं टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम लेते हो ना, मतलब एक स्ट्रिंग, धागा, रस्सी, जो बोलना है बोलो, के नीचे बॉब लगाया। बॉब जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और इसे हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये ऑसिलेट होने लगेगा, लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। तो इसका अगर टाइम पीरियड मेजर करना है, क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो ये लेंथ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी बात कितनी ग्रेविटी इस बॉब के ऊपर काम कर रही है, और ग्रेविटी के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अर्थ के लिए एवरेज वैल्यू लेते हैं ग्रेविटी का तो 9.8 या 9.81 है। लेकिन अर्थ ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं परफेक्ट स्फीयर। परफेक्ट स्फीयर एक्चुअल में अर्थ इक्वेटर के यहाँ से बल्जी है, बल्ज मतलब फैला हुआ, और दोनों पोल्स के यहाँ से दब चुका है, मतलब फ्लैटेंड एट पोल्स, बल्ज एट इक्वेटर, ऐसे कहा जाता है। तो ग्रेविटी इक्वेटर के लिए कम, कि रेडियस ज़्यादा है, और पोल्स के लिए ज़्यादा क्योंकि पोल्स की रेडियस कम है। तो ग्रेविटी बदलती है। ये जो हमने सॉल्व किया वही उनको फाइनल, ए की वैल्यू 2 पाई, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट पाई जी। अब आते हैं इसके तीसरे यूज के। अब मेरे पास एक ही क्वांटिटी है, लेट अस कंसीडर मेरे पास एनर्जी या वर्क का मेजरमेंट है, और एनर्जी और वर्क मेजर किया जाता है जूल में। लेकिन मुझे ये पता करना है कि सीजीएस में जो अर्ग होता है, एनर्जी या वर्क का यूनिट, तो एक जूल के अंदर कितने अर्ग है, ये मुझे फाइंड करना है। तो अपना एम क्या है? एक जूल के अंदर कितने अर्ग्स होते हैं ये फाइंड करना। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। हाउ मेनी अर्ग, अर्ग हाउ मेनी मतलब एन यूज करेंगे। तो ऐसा यूनिट के लिए ना 1 1 1 नीचे नीचे का ये पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज करेंगे। और सीजीएस सिस्टम के लिए 2 2 2 यूज। अब क्या होने वाला है शुरुआत तो यही से करने वाला हूँ। 1 जूल इक्वल टू एन अर्ग। अब जूल, जूल ये वर्क या एनर्जी का डायमेंशन है, तो इसके डायमेंशन से L2 M1 T-2। एन तो हमें फाइंड करना है, तो उसे एज इट इज लिखेंगे। अर्क के डायमेंशन थे वापस वही L2 1 T-2। अब ना प्रॉब्लम हो जाएगा, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट, ऐसे नहीं होने देना है। ये क्या करेंगे, इसके नीचे 1 1 1, मतलब जूल ये ऐसा यूनिट हो गया, और अर्क ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये यहाँ से डिफाइन हो जाता है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब एन के लिए क्या करना होगा हमें, देखो यहाँ पे L1 है, इस L2 को इसके अपॉन में भेजेंगे, और दोनों का पावर जो है वो 2 है। सेम ऊपर होगा M1, नीचे होगा 2, दोनों का पावर सेम 1। लास्ट में ऊपर होगा T1, नीचे होगा T2, पावर में माइनस। तो 1 1 1 यानी SI सिस्टम या MKS, 2 2 2 CGS। अब हमें करना है कन्वर्जन। तो L1 मतलब 1 मीटर होना चाहिए, तो ऊपर आएगा 1 मीटर, और नीचे आने वाला है L2 मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि CGS में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते। के बाद M1 मतलब ऊपर होगा 1 kg, और नीचे होगा 1 ग्राम। यहाँ पे जी ग्रेविटी का नहीं, ग्राम का, पावर है 1। ऊपर है T1 मतलब 1 सेकंड, और नीचे T2 मतलब ये भी 1 सेकंड, और पावर है माइनस। तो अब 1 मीटर मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर।
अपॉन में 1 सेंटीमीटर पावर 2। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, अपॉन में 1 ग्राम पावर में 1। और 1 सेकंड तो कैंसिल हो गए। 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही होता है, 1 रेस टू -2 कैंसिल आया 1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्रेविटी सॉरी स्मॉल जी भी कैंसिल। तो 100 का स्क्वायर आ जाता है 10,000। और 1000, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेस टू 7। यही एन का नंबर था, एन के लिए सॉल्व कर रहे थे ना। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेस टू 7 अर्थ। ये आंसर मिल जाता है। अब ऐसे ही हमें और एक कैलकुलेशन करना है। चाहे तो ये ठीक से देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब कंसिडर करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये तो एनर्जी या वर्क के लिए था। अब हमें फाइंड करना है 1 न्यूटन के अंदर कितने कितने को मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, कितने डाइन है, DYNE। न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स के यूनिट्स है, बस फर्क इतना है कि न्यूटन ये ऐसा यूनिट है और डाइन ये CGS यूनिट। ये ऐसा है, टाइप कर देते हैं। और ये सी, शुरुआत वैसे ही करेंगे। 1 न्यूटन, तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं L1 M1 T माइनस, एक्स फाइंड करना है। और डाइन मतलब वापस फोर्स, ये भी होगा L1 1 -2। लेकिन यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे क्योंकि ये ऐसा है। यहाँ पे 2 2 2 लिखेंगे क्योंकि ये डाइन यानी CGS है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स। तो ग्रुप ऐसे बनेगा L1 अपॉन L2, दोनों का कॉमन पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन M2, दोनों का कॉमन पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय T1 अपॉन T2, दोनों का कॉमन पावर -2 इक्वल टू होना चाहिए x। तो L1 लेंथ इन ऐसा यूनिट मतलब 1 मीटर, L2 लेंथ इन CGS यूनिट 1 सेंटीमीटर पावर में 1, M1 मास इन ऐसा यूनिट 1 kg, M2 मास इन CGS यूनिट 1 ग्राम पावर में 1, T1 टाइम इन SI सेकंड, T2 टाइम इन CGS, कुछ भी रहने दो टाइम है, ये तो सेकंड ही होता है, ये आने वाला है। तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और पावर 1 है तो अब नहीं लिखेंगे, 1 kg 1000 अपॉन 1 ग्राम। और सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गया, 1 रेस टू -2 1 ही होता है। यहाँ से ग्राम ग्राम चला गया,
ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, बचा क्या अपने पास, ये आके 100 और ये आके 1000। जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 10⁻⁵। तो यही फाइंड करना था हमें एक्स की वैल्यू। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ सिंपल लैंग्वेज में बताना है। ये 1 लाख हो गए। 10⁵ मतलब 5 जीरो ना, 3 जीरो मतलब 1000, 2 जीरो मतलब 100, 3 जीरो मतलब 1000, 4 जीरो मतलब 10,000, 5 जीरो मतलब लाख बन जाता है। लाख, लाख कुछ भी बोल। तो 10⁵ मतलब 1 लाख हो गया। और इसके पहले जो किया था, जूल से अर्ग में गए थे, 10⁻⁷ आया था। 10⁻⁷ होता है 1 करोड़। 10⁻⁶ मतलब 10 लाख। 10⁻⁷ मतलब 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़। 1 जूल के अंदर 1 करोड़ अर्ग होते हैं और 1 न्यूटन के अंदर 10⁻⁵ मतलब 1 लाख डाइन होते हैं। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर था ना, क्वांटिटी एक ही है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है। मुझे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो बीच में नंबर लेना पड़ेगा ना, दैट इज नोन एज कन्वर्जन फैक्टर। उसे अभी हमने कैलकुलेट। तो ये थे एप्लीकेशंस। इसके डायमेंशन एनालिसिस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने डायमेंशन के अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिराइव किए थे, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, चार्ज, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव, वोल्टेज, ये सब डिराइव किया। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े, यानी यूजेस पढ़े। सबसे पहला था गिवन इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना, होमोजीनियस, होमोजेनिटी वगैरह कैसे। दूसरा था रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, जिसके लिए हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया था। सिंपल पेंडुलम लिया था, लेंथ, मास, ग्रेविटी और टाइम पीरियड, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखा, फिर फॉर्मूला बनाया। और तीसरा था एक ही क्वांटिटी है अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसके यूनिट्स अलग अलग है, तो उनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना था। तो ये 3 एप्लीकेशंस थे डायमेंशनल एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इन्होंने, हमने किया वही सॉल्व कर। अब कुछ क्वेश्चन है, चेक योर ग्रास्प। गिवन इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू u² प्लस 80 और पूछा है कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सिंपल, v का डायमेंशन L1t-1, u² का डायमेंशन आने वाला है L2t-2, क्योंकि u होता है L1t1, L1t-1 और उसका स्क्वायर L2t-1, और 80 का आंसर होने वाला है L1t-2 मल्टीप्लाइड बाई t1। तो ये होगा L1t-1। तो ये और ये तो मैच हो रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है। देखो ना, पावर L2t-2 आ रही, तो सारे के सारे मैच होते हैं तभी वो डायमेंशनली करेक्ट बनता है ना। तो इसलिए आंसर क्या है, नो, दे आर नॉट डायमेंशनली करेक्ट। मीन्स गिवन फॉर्मूला, गिवन इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। वर्क तो हमें पता था, नया कौन है इसमें वो देखते हैं। ये सब हमने फाइंड किए थे आज स्टार्टिंग में। वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर L2m1t-2। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास मतलब m1 होता है, वेलोसिटी L1t-1। फाइनल आंसर L1m1t-2। फ्रीक्वेंसी ये तो पर सेकंड होता है, मतलब t-1 अकेला होगा, L0m0t-1। और लास्ट में प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
शायद ये भी हमने डिराइव किया था, ये होगा L1 M1 T माइनस 2। हाँ ये भी फाइंड किया था हमने, एरिया L2, ये ऊपर जाएगा तो L-1, टू ऊपर जाने के बाद -2, 1 - 2 बिकम्स -1, L-1 M1, देखो L-1। तुम्हें कभी भी ऐसे लगे ना स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है सॉल्व किया वो देखना है, तो कभी भी वीडियो पॉज कर सकते हो और समझ लो। समझना इम्पोर्टेंट है, लिखने से भी अच्छा, लिखना तो है ही, लेकिन समझना, कंसेप्ट समझना, मीनिंग पता चलना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जब बात नहीं होना चाहिए, अरे सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए। इफ लेंथ L मतलब लेंथ, फोर्स F एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, what would be the dimensional equation of mass and density? अब इनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब तक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे ना, तो ये चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल डायमेंशंस कंसिडर करो, लेंथ, फोर्स एंड टाइम, और इनके टर्म में हमें आंसर लाना है मास और डेंसिटी। तो शुरुआत करेंगे पहले मास का डायमेंशन। तो मास होता क्या है? वैसे तो F इज इक्वल टू एम पता होगा तुम्हें, तो मास के लिए क्या लिख सकते, F अपॉन ए ना, ये लिखा है यहाँ पे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यही फंडामेंटल है। और एक्सीलरेशन क्या होता है, T-2। ये देखो LFT आंसर आ गया, ऊपर F1 था और ये नीचे के भेज दिए, तो ऊपर जाके L-1 और T आ गया पहला आंसर। नेक्स्ट है डेंसिटी, मास मिल गया ना। अब डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मास के डायमेंशंस क्या मिले थे, F1 L-1 T2 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L3। अब L3 ऊपर जाएगा तो -3, -1 - 3 बिकम्स -4, F1 L-4 T2। कुछ नहीं, जस्ट हमें रीअरेंज करना था और डायमेंशन करने थे, मिल गया दोनों का आंसर। दोनों मतलब मास एंड डेंसिटी। अब क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, और एक जूल बनता कैसे है, ये यूनिट्स दिए हुए, ठीक है, ये यूनिट्स है। केजी मतलब मास, मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर हुआ है, यानी काइंड ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, और यू कैन से एरिया। और S⁻² मतलब सेकंड का स्क्वायर। A distinct civilization employs a system of units in which the units of mass, length, and time are alpha in kg, beta in meter, and gamma in second. Also, Z dash is their unit of energy. What will be the magnitude of calorie in their units? पहले तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ऐसा सिस्टम और उनकी जो सिस्टम है वो क्या है। अपने पास लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, तो उनके पास बीटा मीटर में मेजर। अपने पास मतलब 1 kg है यूनिट, तो उनके पास अल्फा टाइम्स kg है। और अपने पास 1 सेकंड है, तो उनके पास गैमा टाइम्स सेकंड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उनका सिस्टम कौन सा है, 1 कैलोरी का है, और 1 कैलोरी कितने जूल होते हैं, 4.2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4.2, और है तो ये एनर्जी का यूनिट जूल। तो L2 M1T -2
लेकिन नीचे 1 1 1, क्योंकि ये अपना सिस्टम है, जैसे अब तक हमने डायमेंशन एनालिसिस में देखा था, और ये उनका सिस्टम है, और उनके सिस्टम में एक अननोन नंबर चाहिए ना, कन्वर्जन फैक्टर, तो इसलिए z डैश लिख दिया। और डायमेंशन तो सेम होंगे, L2 M1 T-2, बस नीचे लिखेंगे 2 2 2, इसकी वजह से अपना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब सेम प्रोसीजर 4.2 को एज इट इज रखेंगे, L1 के नीचे L2 को भेजेंगे, दोनों का कॉमन पावर 2, M1 के नीचे M2 को भेजेंगे, दोनों का कॉमन पावर 1, और लास्ट में T1 के नीचे T2 को भेजेंगे, दोनों का कॉमन पावर -2। तो L1 कितना है 1 मीटर, और L2 कितना है बीटा मीटर, मीटर मीटर कैंसिल 1/बीटा। M1 कितना था 1 kg, और M2 कितना था अल्फा kg, kg कैंसिल 1/अल्फा बचा। T1 है 1 सेकंड, और T2 है ग्यामा सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या, 4.2 तो है ही, ब्रैकेट के अंदर 1/बीटा का स्क्वायर, मतलब 1/बीटा स्क्वायर, 1/α⁴ मतलब 1/अल्फा, और लास्ट में 1/γ⁻², मतलब वैसे देखा जाए तो ये ऊपर जाके ऐसे बनेगा ग्यामा का स्क्वायर, क्योंकि ग्यामा के पावर में -2 है ना, तो ऊपर भेजेंगे तो +2 होने वाला। तो फाइनल आंसर कैसे लिखें, जे डैश जो हमें फाइंड करना था 4.2, अब बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो β⁻², अल्फा ऊपर जाएगा तो α⁻1, ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही ग्यामा, तो ग्यामा का स्क्वायर कर, और इसे कैसे भी जैसे मर्जी जैसे चाहे वैसे रीअरेंज कर सकते, यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हो तो भी करेक्ट है। तो आज हमने डायमेंशंस और डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।